दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि उत्तराधिकार किस तरह से मिलता है और क्या पुत्रियों को उत्तराधिकार में पूरा अधिकार दिया गया है। कोई इस तरीके का हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और एक बात और विशेष मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं जो शायद ही यूट्यूब पर किसी ने बताई हो। दोस्तों उत्तराधिकार किसी पिता की ऐसी संपत्ति पर जो एग्रीकल्चरल लैंड है और ऐसी संपत्ति पर जो कोई ऐसा स्टेट है जो रेजिडेंशियल है, माने कोई मकान है। मैं देसी भाषा में बताता हूं कि एक व्यक्ति उसकी मृत्यु हो जाती है, वो अपने पीछे एक मकान छोड़ जाता है जो रेजिडेंशियल है, माने रहने योग्य है। और मान लीजिए वो 5 बीघे 2 बीघे या 1 एकड़ कृषि योग्य भूमि छोड़ जाता है जिस पर खेती पाती होती है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हैं, माने पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उसकी विधवा है, उसके भाई हैं, उसकी माता पिता, उसके भाई के पुत्र, उन उन लोगों को किस संपत्ति पर किस तरह का उत्तराधिकार प्राप्त होगा। आज ये इस विषय को मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं ताकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं और ये भ्रांति मन में बनी रहती है। दोस्तों इस वीडियो में बता रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना कोई वसीयत किए हो जाती है, जैसे वसीयत उसने नहीं की है, तो उसकी संपत्ति का जो उत्तराधिकारी हैं उनको न्याय उनकी ओर वो चलेगी संपत्ति। तो जब उनकी ओर वो बढ़ेगी तो किनको किनको प्राप्त होगी, कौन प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं और कौन द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। और अगर कोई ही नहीं है तो फिर क्या वो संपत्ति उसका क्या होगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों 2 विधियां हैं। एक तो विधि है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, और ये चर्चा मैं केवल हिंदुओं के लिए कर रहा हूं। मुस्लिम विधि में जो उत्तराधिकार का नियम है उसके संबंध में कोई एक और वीडियो बनाऊंगा, वो ज्यादा टिपिकल है। हिंदू उत्तराधिकार विधि के बारे में बताता हूं कि अगर कोई हिंदू जिसकी मृत्यु हो गई है बिना वसीयत के हो गई है तो उसका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उसकी संपत्ति का डिवाइड आगे का न्यायगमन इस तरह से होगा जैसा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में दिया है। और उसकी जो कृषि भूमि होगी, एग्रीकल्चरल लैंड होगी, उसका अंतरण माने उसका ट्रांसफर, उसका उत्तराधिकार उसके जो वैधानिक प्रतिनिधि हैं, वैधानिक उत्तराधिकारी हैं, उनको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार होगा। ये इसलिए बताना जरूरी है कि मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूं कि पता चला कि एक व्यक्ति के पास मकान भी है, बैंक में अकाउंट है, या वो नौकरी कर रहा था, उसको पेंशन मिलती थी, उस पेंशन का फंड जमा हो गया, या उसका एक इंश्योरेंस है, या कोई और ऐसा स्टेट है, स्टेट माने एक ऐसी संपत्ति है जो डिवाइड होनी है, और दूसरा उसके पास 10 बीघे एग्रीकल्चरल लैंड है, कृषि भूमि है। तो दोनों का एक जैसा बंटवारा या एक जैसा उत्तराधिकार नहीं होता है। मकान, दुकान और शेयर, बैंक अकाउंट और उसकी जो भी संपत्ति है उसका जो आगे की पीढ़ी में ट्रांसफर होगा वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत होगा। लेकिन उसकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो एग्रीकल्चरल लैंड उसकी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के आधार पर होगी। और 2006 के पहले अगर मृत्यु हो गई थी तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अनुसार उसका न्यायगमन होगा। तो दोस्तों अब ये देखते हैं कि किस तरह के कितने उत्तराधिकारी होते हैं और किनको क्या मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है बिना कोई वसीयत किए, तो उसकी जो कृषि भूमि होगी वो सबसे पहले उसके पुत्र और अविवाहित पुत्री और उसकी विधवा तीनों को प्राप्त होगी। और अगर उस व्यक्ति की जिसकी मृत्यु हुई है उसका विवाह नहीं हुआ था तो उसकी माता को प्राप्त होगी और पिता को प्राप्त होगी और उसके भाइयों को प्राप्त होगी, जो उसके सगे भाई हैं उनका नाम आएगा। इसको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 108 में डिफाइन किया गया है। दोस्तों ये जब भी कोई तहसील में आपने देखा होगा दाखिल खारिज के लिए आप लोग एक मुकदमा डालते हैं, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई
तो उसको पाका 11 कहते हैं। माने उसका उत्तराधिकारी कौन है, जब वो निर्वसीयती खत्म हो गया है, मर गया है, तो उसके नाम ट्रांसफर होती है जमीन, वो कोई भी हो। अगर कोई जमीन है जिस व्यक्ति के नाम है, उसकी डेथ हो गई है, वो किसी भी स्टेट में हो, हर राज्य की अलग अलग भूमि विधियां हैं। मध्य प्रदेश की अलग है, राजस्थान की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सभी राज्यों की भूमि विधियां अलग अलग हैं, सबकी राजस्व संहिताएं हैं। उन राजस्व संहिताओं के आधार पर उनका उत्तराधिकार का सामान्य क्रम है, और उस उत्तराधिकार के सामान्य क्रम में सबका विवरण अलग अलग है। जिसमें उत्तर प्रदेश की मैं चर्चा कर रहा हूं, इसमें धारा 108 में जो सब सेक्शन 2 है, उसमें बताया गया है कि विधवा, विधवा माने जो व्यक्ति मर गया है, उसकी पत्नी, उसकी अविवाहित पुत्री और पुत्र पौत्रादिक्रम में पुंजातीय वंशज। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसके 4 पुत्र हैं, उन 4 पुत्रों में एक पुत्र की डेथ हो गई है, उसकी विधवा है, उसका पुत्र है, तो जब उत्तराधिकार के क्रम में बंटवारा होगा, उसको उसका नाम आएगा, दाखिल खारिज होगा, तो उस व्यक्ति के जो 4 पुत्र थे, उनमें एक पुत्र मर गया है, उसके पुत्र का नाम भी उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, आ जाएगा। तो दोस्तों ये प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। इसके बाद अगर ये लोग नहीं हैं, जैसे मान लेते हैं किसी की विधवा भी नहीं है, वो पहले डेथ हो गई, पुत्र भी नहीं है, कोई अविवाहित पुत्री भी नहीं है, तो उसके माता और पिता के नाम संपत्ति जाएगी। इसके बाद माता पिता भी नहीं है, तो उसकी अगर कोई विवाहित पुत्री है, तो वो उत्तराधिकार प्राप्त करेगी। तीसरे 3rd नंबर पे नाम आ रहा है। लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि विवाहित पुत्री है, चले जाइए आप एक एप्लीकेशन दीजिए, मुकदमा दाखिल कर दीजिए और अपना नाम अल्टर करा लीजिए, अल्ट्रेशन करा लीजिए। मान लेते हैं कि तहसील में हो भी गया, तो ऊपर की कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कमिश्नर हैं, रेवेन्यू बोर्ड है, इसके बाद हॉनरेबल हाई कोर्ट है, वहां मामला जाएगा। लड़ने वाले लोग लड़ते हैं। तो आप ऐसा कोई काम ना करें जो कानून से हटकर हो, आप बाद में उसमें नुकसान उठा जाएं। इसके अलावा फिर भाई होते हैं, बाइबल उत्तराधिकार बहुत दूर तक है। और मैं इसमें यह बता दूं कि आपके पिता के भाई का पुत्र, माने आपके चाचा का लड़का, आपकी माता के भाई का पुत्र, ये भी उत्तराधिकार में आते हैं, 2nd क्लास के उत्तराधिकारी हैं। तो कतई ऐसा ना सोचिए, शायद बिरला ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके इस तरीके के रिलेशन ना हो। जिनके ये भी रिलेशन नहीं होते हैं, उनकी संपत्ति राजगामी हो जाती है, किसी को नहीं मिलती है, वो गवर्नमेंट की हो जाती है, राज्य सरकार की, और राज्य सरकार की उसमें निहित हो जाती है, चली जाती है। क्योंकि संपत्ति जो होती है वो अपना मालिक स्वयं ढूंढ लेती है, मालिक को नहीं उसके पास जाना पड़ता है। इसी में एक 2005 में विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा नाम से एक वाद आया था हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पुत्रियों का नाम उन्होंने कह दिया था हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि ये भी उत्तराधिकार में, चूंकि पुरुष और स्त्री में कुछ भी बटा नहीं है, महिला पुरुष एक ही हैं, और वो चूंकि उस मृतक व्यक्ति की ही संतान है, तो पुत्र पुत्रियों दोनों को अधिकार मिलेगा। तो ये अधिकार उस कैटेगरी में मिलता है जहां पर कोई अन्य स्टेट हो, अन्य कोई संपदा हो, एग्रीकल्चरल लैंड ना हो। एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा जो भी संपत्ति है उसमें पुरुष और स्त्री, माने पुत्र और पुत्री, दोनों का समान अधिकार होगा। किसी प्रकार का कोई ऐसा बंटवारा नहीं है कि उनको कहीं रोका गया हो। दोस्तों मुझे लगा कि ये जानकारी देना बहुत जरूरी था और अच्छा था, इसलिए मैंने आप लोगों तक जानकारी पहुंचाई। आप हमारा वीडियो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।